नमस्कार बच्चों, तरुण शर्मा। आज क्लास 12 बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे बेटे। ज्यादा देर करते हुए ना हम शुरू करते हैं। केवल 15 मिनट आप रुक जाए मेरे साथ, 15 मिनट में टॉपिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, लेके शुरू से एंड तक। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बेटे। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस टू से स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्म बनाना है। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि कौन सी ऐसी सेल है जो स्पर्म को बना रही है। तो पहली बात तो ध्यान रखना कौन सी सेल है। मैंने आपको डायग्राम बनाया था, टेस्टिस के अंदर हमारे पास पाई जाती है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट करके अंदर से देखोगे तो इसमें दो तरीके की सेल मिलेंगी। पहली सेल इसमें मिलती है विच इज नोन एज जर्म सेल, और दूसरी सेल मिलती है इसमें सर्टोली सेल। तो ये वो जर्म सेल हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये वो सेल्स हैं बेटे जो स्पर्म बनाने का काम करती हैं। क्लियर हो रही है बात। स्पर्म कहां बन रहा है, सेमिनिफेरस, ध्यान रखना इस बात का। स्पर्म कहां बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कौन सी सेल बना रही है, जर्म सेल। तो जर्म सेल का काम है हमारा स्पर्म बनाना। अब आ जाओ, ये स्पर्म बनाने का प्रोसेस कितने स्टेप में पूरा हो रहा है, कितने स्टेप में पूरा हो रहा है। स्पर्म बनाने का प्रोसेस 3 स्टेप में पूरा होता है बेटे। कौन कौन से 3 स्टेप है सर भैया? पहला काम क्या है, पहला काम है नॉन मोटाइल नॉन फंक्शनल सर्कुलर स्पर्मेटिड बनाना, मतलब पहला काम है स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन। दूसरा काम क्या है, उस स्पर्मेटिड से फंक्शनल स्पर्म बनाना। तीसरा काम क्या बचा भैया, तीसरा काम है उसे वहां से रिलीज करवाओ और एपिडिडाइमस में भेज दो, दैट इज स्पर्मिएशन। 3 स्टेप में कहानी खत्म। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जर्म सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्माइनल एपिथेलियम की जर्म सेल हमने पिक करके यहां बाहर निकाल रखी है बेटे, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, अगर यही सेल्स, क्योंकि वहां पर बहुत सारी सेल है, अगर एक सिंगल सेल की मैं बात करूं ना तो ये टर्म जो है बदल जाएगी, एंड देन वी कॉल इट स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर हो रही है बात। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, गोनिया, और अगर सिंगल सेल की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, गोनियम। आ जाओ, फर्स्ट फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटिड बनाने का। तो पहला काम क्या होगा, पहला हो रहा है बेटे माइटोसिस सेल डिवीजन। इस स्पर्मेटोगोनिया में होगा क्या, माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस तो जानते ही होंगे, इक्वेशनल सेल डिवीजन, जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। किस लिए, सेल का नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम। इक्वेशनल सेल डिवीजन, एक सेल थी 1 से 4 बना ली तो नंबर बढ़ गया, दिख रहा है साफ साफ, 1 से 4 बन गई, नंबर बढ़ गया। दैट फेज इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फेज। क्यों, जस्ट वी मल्टीप्लाई द नंबर। क्लियर हो रही है बात। सो इट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव फेज। हमने माइटोसिस सेल डिवीजन करके मल्टीप्लिकेशन करके सेल का नंबर बढ़ा लिया। अब क्या करें जी, दूसरा काम, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो पूरे इस चार्ट में, ये जो चार्ट है इसमें ये वाली जो सेल्स हैं ब्लू कलर की दिखाई गई है। क्लियर हो रही है बात। वो ब्लू कलर का जो फेज दिखाया गया है ना बेटे, ध्यान रखना, दैट फेज इंडिकेट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसका किसका दिखाया गया है, वो साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है फॉर न्यूट्रिशन। किसके लिए करा जा रहा है, न्यूट्रिशन के लिए। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस, मल्टीप्लिकेशन करके क्या बना लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुई, ग्रोथ। नो चेंज टेक्स प्लेस, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, केवल एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म और थोड़ा सा साइज, सेल का साइज इंक्रीज होकर के बढ़ गया, दैट इज द ग्रोथ हो गई। अब क्या कराएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ग्रोथ हो गई, अब कराओ फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन। अब क्या करा लो भैया, पहली बार मियोसिस सेल डिवीजन करा लो। मियोसिस सेल डिवीजन क्या है, नहीं जानते, सुन लो। 46 क्रोमोसोम होते हैं तो डिप्लॉयड सेल, और अगर हम 46 क्रोमोसोम को आधे कर दें, मतलब हम ऐसा सेल डिवीजन कराएं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर घट करके आधा रह जाए, दैट इज नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। क्लियर हो रही है बात। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ और क्या बन गई हमारे पास, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर होगी बात, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब क्या करें जी, प्राइमरी बनी थी, ग्रोथ कराई, मियोसिस करा लिया, प्लॉइडी चेंज हो गई। प्लॉइडी का ध्यान रखना बेटे, हमेशा इसमें गेम ही प्लॉइडी का है। स्पर्मेटोगोनिया की क्या प्लॉइडी है, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक पहुंचे, क्या प्लॉइडी है, 2n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पर पहुंचे, प्लॉइडी क्या हो गई, n है।
डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट के आधे रह गए। आगे आ जाओ, क्या करें, सेकंड मियोसिस कराएं। अब एक बात सब देखो, सेकंड मियोसिस मींस जो पहला मियोसिस हुआ, यहां पर कितने थे, 46, ये बनी स्पर्मेटोसाइट कितने हो गए, 23। अब सेकंड मियोसिस हुआ तो फिर इनसे दो नेक्स्ट सेल बनेगी, कितने की, 23 के आधे कर दो 11.5, 11.5। ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई अगली जनरेशन में। मतलब जो हम स्पर्मेटेड बनाएंगे वो 11.5, केवल इतने 11 क्रोमोसोम है। ये तो हमारी स्पेशल जो प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसी को बिगाड़ देगा। तो ध्यान रखना बेटे, हमेशा मियोसिस सेकंड इज ऑलवेज, वो हमेशा कैसा होता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट अगर कहीं हो रहा होगा, मैं केवल इसी केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर केस की बात कर रहा हूं। अगर मियोसिस फर्स्ट हो रहा होगा तो वो कैसा होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन। और अगर मियोसिस फिर उसी सेल्स में दोबारा प्लेस कराया जा रहा है, दैट इज मियोसिस सेकंड, तो वो कैसा होगा, हमेशा इक्वेशनल सेल डिवीजन, प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर हम यहां पर 23 हैं, तो अगर मियोसिस सेकंड करा रहे हैं, दूसरी बार अगर हम करा रहे हैं सेकंड, तो प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, 23 और 23 की ही सेल बनेगी। दैट इज द इक्वेशनल मियोसिस सेकंड मींस टू से एक्चुअल में इट इज अ माइटोसिस सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा। और होने के बाद हमने क्या बना लिया, वी फॉर्म द स्पर्मेटेड, क्या बन गए भैया, स्पर्मेटेड बन गए, वी फॉर्म्स स्पर्मेटेड। ये क्या है, these are the non-motile circular non-functional gamete, ये गैमीट ही है, समझ में आ रही है बात। पर ये कैसे हैं अभी, ये नॉन फंक्शनल है, नॉन मोटाइल है और सर्कुलर शेप में है। मतलब आफ्टर डन द प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद हमें एक ऐसी सेल मिली जो कैसी है, पहली बात सर्कुलर है, दूसरी बात नॉन फंक्शनल है, और तीसरी बात नॉन मोटाइल है, काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, सर्कुलर है। जबकि स्पर्म ऐसा होता ही नहीं, स्पर्म की जो शेप है वो ऐसी है ही नहीं। अब क्या करें भैया, अब तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो फिर शेप बदलनी पड़ेगी। शेप बदल लो, अगला प्रोसेस कर लो, काम खत्म। अगला प्रोसेस क्या है, इस शेप को बदल करके स्पर्म की शेप में लाना है। हम पहले शेप बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चेंज होंगे। तो शेप बनाने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, शेप जो है हमारी, देखो हेड पार्ट एंटीरियरली पॉइंटेड हो गया, then we have this structure, then we have a neck like projection, and then neck के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, मिडिल पीस एंड अ टेल, एक फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, टेल। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास, दैट इज हेड। ये क्या हो गया हमारा, हेड हो गया। ये क्या हो गया, ओ सॉरी, ये कंप्लीट क्या हो गया, हेड। ये क्या हो गया, नेक। ये क्या हो गया, मिडिल पीस, एंड लास्ट वन इज द टेल। क्लियर हो रही है बात। इस नॉन मोटाइल सर्कुलर नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड से इस शेप के बनने के प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, स्पर्मियोजेनेसिस। ये हमारा दूसरा प्रोसेस है। क्लियर हो रही है बात। तो सेकंड वन इज दैट, क्या है हमारा प्रोसेस, पहला स्पर्मेटिड बनाया, अब क्या बनाओ हम, स्पर्मियोजेनेसिस, बात खत्म हो जाती है। क्लियर हो रही है बात। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ी सी, इट इज जस्ट लाइक दैट। क्लियर। तो ये चेंज आ गया हमारे पास। ठीक, बात कर लेते हैं इस सेल से इस सेल में क्या क्या चीजें आएंगी। चार पांच, केवल 5 चेंज ध्यान रख लेना, और ज्यादा चेंज ध्यान रखने की जरूरत नहीं। चेंज तो बहुत सारे होते हैं, पर 12th स्टैंडर्ड पर 5-6 चेंज है जो दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिए गए हैं। वो 4-5 चीजें हम बातें करेंगे, बाकी नहीं। इस सेल के अंदर गोल्जी बॉडी होगा, तो गोल्जी बॉडी यहां भी जाएगा, ये भी तो सेल ही है, शेप ही तो बदली है, सेल तो ये भी है, तो गोल्जी बॉडी इसमें होगा, इसमें भी होगा। तो गोल्जी बॉडी आता है और आकर के प्लेस हो जाता है इस एंटीरियरली पॉइंटेड टिप पर, एंड वी कॉल इट एक्रोसोम। उनसे क्या नाम दे देंगे, एक्रोसोम। एक्रोसोम इसके अंदर क्या है जी, एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं इसके अंदर, क्या काम करेगा ये, हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम भरे हुए हैं। क्लियर हो रही बात? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भर गए, क्या करेंगे भैया, क्यों भर रखे हैं भैया? ऐसा है, जब ये निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर जा करके एग के पास पहुंचेगा ना, तो भैया एग पे है 3 4 5 लेयर, और इस स्पर्म को एग के अंदर जाना है, बीच में आ जाती है 3 4 लेयर, वो लेयर हटानी पड़ेगी जब स्पर्म एंट्री करेगा अंदर। तो उन लेयर को हटाने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए वी नीड सर्टेन एंजाइम्स, जो किसके पास है भैया, एक्रोसोम के पास है, तो वहां जाकर के काम करेगा ये। क्लियर होगी बात? आगे आ जाओ। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी आकर के हमारा किसी पार्ट में आ गया, हेड पार्ट में आकर के सेट हो गया, दैट इज द न्यूक्लियस विद जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस विद जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल के साथ हमारा न्यूक्लियस आ गया। आगे आ जाओ, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया आया और इस नेक के नीचे रिबन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आकर के अरेंज हो गया। दैट रिबन लाइक पार्ट, रिबन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, काम बताने की तो जरूरत ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया पहली क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, नेबन कर्ण। यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, नेबन कर्ण। क्लियर हो रही है बात? माइटोकॉन्ड्रिया का तो काम बताने की जरूरत नहीं, इसको हमको बेटा पावर हाउस से जानते होगे, पावर देने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, स्विम कराएगा, पावर होगी तो स्विम करेगा आदमी। स्विम करेगा कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। जब ये ट्रांसफर किया जाएगा उसके बाद इसको स्विम करके अप टू द एग जाना होगा, तो वहां पर उस पावर की, उस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर होगी बात? आगे आ जाओ। One more important thing, we have two centrioles in it. इसके पास 2 सेंट्रियोल और हैं, एक ये रहा, किस रीजन में, नेक रीजन में। अपर वन इज नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड दैट लोअर वन इज नोन एज डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर हो रही है बात? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म्स एन स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और पावर टू दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और पावर देने का काम करने वाली एक चीज बनाती है, व्हिच इज नोन एज एक्सियल फिलामेंट। तो इस डिस्टल सेंट्रियोल से एक चीज निकलेगी जो पास ऑन होकर के सीधी सीधी पास ऑन होती हुई चली जा रही है, ये पास होकर के यहां आ गई, ये रही, एंड इट मूव्स अप टू द टेल, टेल तक मूव करके जाती है ये। दैट मिडिल वन इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट, और वी कैन से इट एक्सोनोम, एक्सोनेम, सॉरी एक्सोनेम। क्लियर होगी बात? तो दैट इज द स्ट्रक्चर। सबके काम पता चल गए। एक्रोसोम आगे काम करेगा न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल के साथ ही है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करेगा, एक्सियल फिलामेंट आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। अब आ जाओ, बात किसकी कर लेते हैं, एक सिंगल चीज रह गई हमारे पास, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये क्या कर रहा है, देखो इस स्ट्रक्चर, पूरी स्ट्रक्चर में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का कोई काम नहीं है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम ना तो इस स्ट्रक्चर में, ना जब इंसेमिनेशन होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचेगा, ना वहां, ना फर्टिलाइजेशन में। फिर इसका काम क्या है, फिर क्यों लेके घूम रहे हो इसे, जब इसका काम ही नहीं है। इसका काम बेटे शुरू होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। क्या काम करेगा, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट जब बनेगा तो जायगोट बनने के बाद हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज क्लीवेज, मतलब डिवीजन। तो एक सेल, जायगोट सिंगल सेल है, फिर वो डबल सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी। तो उस सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम्स को हम बांटेंगे ना 2 प्रॉपर सेल्स में, समझ में आ रही है बात? तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जो स्पिंडल फाइबर आधे क्रोमोसोम को खींच करके अपनी तरफ एक पोल की तरफ ले जाएंगे, आधे को खींच करके दूसरे पोल की तरफ ले जाएंगे, और 2 पूरे प्रॉपर सेट बन जाएंगे, फिर 2 पूरी सेल बन जाएंगी। तो दैट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज डन बाय दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड मींस टू से इट हेल्प्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज में काम करेगा ये। ठीक हो गई बात? तो ये हमारे पास ये बन गया बेटे। ठीक, अभी ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी, ये 5-6 चेंज है बेटा, और भी चेंज हो सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल लेयर्स भी होती हैं,
और जो लेयर में अगर बताना चाहूँ तो आपको एक लेयर होती है गेलिया जो कवर करके रखती है ऊपर एक्रोसोम को, एक लेयर और होती है जो स्ट्रेंथ बनाने का काम, शेप और स्ट्रेंथ बनाए रखे, वो होती है मैंचेटे, वो पूरे मिडिल पीस और आधे नेक इस पर हेड रीजन पर पाई जाती है। तो दैट इज दीज आर द लेयर्स, जो ये लेयर में है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। पर हम यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करने के, क्योंकि वो आगे जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अभी 12th क्लास के लेवल तक यही आपको इनफ है। दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस, चेंज ऑफ दिस नॉन मोटाइल नॉन सर्कुलर नॉन मोटाइल नॉन फंक्शनल थिंग्स टू दिस फंक्शनल वन। इसमें बदल गया तो ये हो गया। अभी क्या हो, तीसरा काम बदलवा दिया भैया। पहले हमने ये बना लिया स्पर्मेटिड, अब ये बदलवा भी दिया। अब क्या करें भैया, अब इन्हें भैया रिलीज करा दो, बात खत्म होगी। रिलीज कहाँ करा दो, देखो ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज कहाँ हुआ है बेटे, ध्यान देना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जर्म सेल, ये जो बना इस जर्म सेल से पहले, तो ये बना, मतलब इस जर्म सेल से पहले ये बना, फिर इससे ये बना आपका स्पर्म, ये जस्ट लाइक दैट, ये बना लिया हमने। क्लियर हो गया बात, इससे ये बन गया। पहले ये वाला हमारा जो स्पर्मेटिड, फिर ये बन गया हमारे पास। अभी क्या है, अभी ना बेटे ध्यान रखना, इसका रिलीज कैसे होगा। इसका जो हेड है ना, वो हेड एम्बेडेड है किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर, मतलब इसी के बराबर में ये सर्टोली सेल थी हमारे पास। तो दैट हेड इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, मतलब अभी इसका जो ये हेड पार्ट है ये गायब हो गया। अभी कहाँ एम्बेडेड है, ये सर्टोली सेल में। एनसीईआरटी की जो बुक में डायग्राम दिया उसमें भी हमने 2-4 स्पर्म दिखाए हुए हैं जो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड है। डायग्राम देखना, उसमें आपको दिख जाएंगे। मतलब 1-2 स्पर्म ऐसे हैं जिनका हेड जो है सर्टोली सेल के अंदर घुसा हुआ है। अभी क्या है, यहां से रिलीज कराना है, इनको रिलीज करा दो, मतलब बाहर निकालो। ये बाहर निकाल करके हमने यहां लिया है। अब हम इन्हें, दैट रिलीज ऑफ स्पर्म इज रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सर्टोली सेल। यहां से रिलीज कराने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज, इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। ये तीसरा काम है हमारा, स्पर्मिएशन। पहला काम ये करा लिया, दूसरा काम ये करा लिया, तीसरा रिलीज करा दो। रिलीज करा कर कहां ले जाओगे, रिलीज करा करके एपिडिडाइमस पे ले जाओ, वहां जाके स्टोर करा लो, एंड व्हेन रिक्वायर्ड तब वहां से हम इसको यूटिलाइज किया जाएगा, कर लिया जाएगा। क्लियर होगी बात। तो दैट इज द थर्ड स्टेप, स्पर्मिएशन। ये स्पर्म की फॉर्मेशन पूरी होगी। अब एक सवाल खड़ा होता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन आस्क करता हूं कि बेटे 2-3 साल 5 साल का एक बच्चा है, क्या उसमें भी ये प्रोसेस हो रहा होगा? क्या उत्तर होना चाहिए इसका, क्या आंसर होगा? नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस स्टार्ट होता है बेटे एट प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगा और हार्मोन इस काम को करवाएंगे। प्यूबर्टी से पहले बच्चों में 2, 4, 5, 7 साल तक के बच्चों में ये काम नहीं हो रहा होता। प्यूबर्टी आती है 12-13 साल के बाद, तब जाकर के ये फॉर्मेशन हमारी स्टार्ट होती है। कौन कराता है? हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द ब्रेन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन विच इज नोन एज GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं इसको यहां से हटा देता हूं बेटे, इन बातों को या इन चीजों को हटा देते हैं। हम यहां डिस्कस कर लेते हैं उन हार्मोन्स के बारे में फटाफट, क्विकली, बहुत तेजी के साथ, टाइम वेस्ट ना करते हुए, वीडियो लंबी हो रही है। आ जाओ आगे। GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, निकला कहां से? हाइपोथैलेमिक पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस, वहां से निकला। निकल करके किसको पास पहुंचा? PITUI, पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके पास पहुंच गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये ब्रेन के पार्ट से निकला, मतलब हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी तो मास्टर है ही, उसका भी मास्टर है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस कहता है पिट्यूटरी वो करती है। तो हाइपोथैलेमस ने एक रिलीजिंग फैक्टर भेजा जो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराने के लिए, हार्मोन्स को। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पर गया। ये एंटीरियर पार्ट है, 2 पार्ट में से ये एंटीरियर है। यहां से 2 हार्मोन निकले, एक LH और एक FSH। LH गया किसके पास? टेस्टिस के पास। एक सेल है टेस्टिस में, लेडिग सेल्स। टेस्टिस में पाई जाती है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में सेल्स विच आर नोन एज लेडिग सेल्स। टेस्टिस के पास पहुंचा, ये लेडिग सेल्स के पास पहुंचा। लेडिग सेल्स ने क्या कहा? इसने लेडिग सेल को कहा कि भैया ऐसा है, प्यूबर्टी आ गई है, काम धंधा शुरू करो। काम धंधा मींस टू से
स्पर्म की फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दो। तो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया लेडिक सेल्स ने, और क्या सीक्रेट करा, एक फैमिली ऑफ हार्मोन सीक्रेट करी विच इज नोन एज एंड्रोजन। और इस एंड्रोजन के अंदर इसी फैमिली में एक हार्मोन आता है विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दैट इज द मेल हार्मोन, और ये वो हार्मोन है जो इस प्रोसेस को कराना स्टार्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन जाएगा किसके पास, ये पहुंचेगा किसके पास, जर्म सेल के पास, इस मतलब स्पर्मेटोगोनिया के पास। ये टेस्टोस्टेरोन यहां से निकला और जर्म सेल के पास पहुंचा, इसने कहा कि भैया काम करना शुरू कर दे। काम शुरू हो जाएगा और ये स्पर्म बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक होगी बात, ये ध्यान रखना। एक और चीज आती है एफएसएच, दूसरा हार्मोन के सर ये क्या कर रहा है, इसका क्या काम है। एनसीईआरटी की किताब में एक लाइन लिखी हुई है, आपकी किताब में एक लाइन लिखी है बुक में, क्या, दैट एफएसएच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ दिस सर्कुलर नॉन फंक्शन नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इनटू दिस स्पर्म। इट मींस एफएसएच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये काम जो हो रहा है ना, ये एफएसएच करवा रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक होगी बात, ये बात खत्म होगी। एक दो चीज और ध्यान रख लेना बेटे, नॉर्मल फर्टाइल मेल जो है 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनाता है। कितने, एक नॉर्मल मेल कितने बना रहा है, 200 से 300 मिलियन। और एक डाटा जो याद रखना है, 60% इसमें से शेप और फंक्शनल जो है उनकी, मतलब शेप, साइज और फंक्शन नॉर्मल होने चाहिए। शेप और साइज उनका कैसा हो, नॉर्मल हो, और फंक्शन नॉर्मल करते हो। 200 से 300 मिलियन में से 60%, अगर हमें नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए तो। क्लियर होगी बात, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। और इन 60 में से 40% ऐसे हो जो वाइग्रस मोर्टेलिटी शो करते हो। जो क्या शो करते हो, वाइग्रस मोर्टेलिटी। वाइग्रस माने ताकतवर, मोर्टेलिटी माने चाल। मतलब 40% ऑफ दो 60% शो aggressive walk towards the aggressive run towards the egg, तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। नॉर्मल फर्टिलिटी के केस में अगर ये नहीं होंगे, मान लो 50% स्पर्म पहले ही शेप साइज में खराब है, तो फर्टिलिटी नहीं होगी, फिर कहां से होगी, चांसेस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हो ये बात। तो ये डाटा है छोटा सा जो दिया हुआ है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बेटे। और हाँ, एक काम जरूर कर लेना, क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी का नेक्स्ट जो है गैमेटोजेनेसिस का अगला फॉर्म oogenesis, उस पर बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताएं, कोई डाउट आता है तो बताएं बेटे, कंप्लीट वे में उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा 100%। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ, पर एक काम और कर लेना, क्या, सब्सक्राइब कर लेना। ओके बेटे, थैंक यू।